स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में आपके लिए एक मैं सरप्राइज लेके आया हूं और आज हम इस चैनल पर पहली दफ़ा आपके सामने फेस रिवील कर रहा हूं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं टॉपिक आज आपको पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में हम एक ट्रिक भी देखेंगे जिसकी मदद से हम पूरे फाइलम को याद कर सकेंगे और इसकी डिटेल में इस हेमी कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेमी कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले लफ्ज हेमी कोऑर्डिनेट्स को देख लेते हैं। जितने भी हमने फाइलम पढ़े उनका जो भी लफ्ज था, जो भी टाइटल साइंटिस्ट ने दिया, उससे कुछ ना कुछ मतलब बनता था, कुछ ना कुछ मीनिंग बनता था। तो आज हेमी कोऑर्डिनेट को देखें तो हेमी कोऑर्डिनेट्स का लफ्ज जो हेमी है उसका मतलब है स्ट्रिंग, हाफ, जबकि जो लफ्ज कोऑर्डिनेटा है उसका मतलब है स्ट्रिंग कॉर्ड। अब जो स्ट्रिंग कॉर्ड है तो अर्ली साइंटिस्ट जो थे उन्होंने देखा कि जिस वक्त उन्होंने इन ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि इनके बक्कल कैविटी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर को निकल रहा है और उस वक्त उन्होंने बिलीव कर लिया कि इनके अंदर भी नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने इनको नाम दे दिया हेमी कोऑर्डिनेट्स का या सब फाइलम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में रख दिया। लेकिन जब दूसरे साइंटिस्ट साथ साथ आते रहे और उन्होंने जिस इस पर काम किया तो उन्होंने देखा कि इनकी जो बक्कल कैविटी से, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है वो नोटोकॉर्ड नहीं है बल्कि एक और स्ट्रक्चर है और साइंटिस्ट ने उनको नाम दिया स्टोमासिस्ट। स्टोमासिस्ट का नाम दिया और कहा कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है। इस वजह से साइंटिस्ट ने इस हेमी कोऑर्डिनेट्स को सब फाइलम ऑफ कोऑर्डिनेट्स से हटाकर एक अलग फाइलम में रख दिया और उनको नाम दिया हेमी कोऑर्डिनेट्स का। अब हेमी कोऑर्डिनेट्स नाम इसलिए दिया क्योंकि कन्वेंशन थी और ये शुरू से चलता आ रहा था नाम, तो साइंटिस्ट ने इसको चेंज नहीं किया बल्कि यही नाम रहने दिया और इसी नाम के रहते हुए इनको एक अलग फाइलम में रख दिया। उसके बाद बात करें तो साइंटिस्ट ने जिस वक्त दूसरे साइंटिस्ट, उसका अगर मैं आपका नाम लिख दूं यहां पर तो वो था बेंटन था साइंटिस्ट इन 205 में। उसने ये किया कि उसने जिस वक्त ऑब्जर्व किया तो उसने कहा कि रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी यानी हेमी कोऑर्डिनेट्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बक्कल कैविटी से एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है और उसको उसने नाम दिया स्टोमासिस्ट, ना के नोटोकॉर्ड। तो इस वजह से इनको कोऑर्डिनेट से अलग फाइलम में रख दिया गया। अब ये स्टोमासिस्ट जो है इसको एक और नाम भी दिया गया और इसका दूसरा नाम था बक्कल डावर्टिकुलर। ये दो नाम दिए गए साइंटिस्ट की तरफ से कि इन बेसिस पर हेमी कोऑर्डिनेट्स को अलग फाइलम में रखा गया। अब इन हेमी कोऑर्डिनेट्स को हम प्रो कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। प्रो कोऑर्डिनेट्स क्यों कहते हैं उसकी भी वजह है। प्रो कोऑर्डिनेट्स इसलिए कहते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाई जाती हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स के साथ मुशाबियत रखती हैं। इस बिना पर साइंटिस्ट ने इनको प्रो कोऑर्डिनेट्स का नाम भी दिया है। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी कि जिस बेसिस पर हेमी कोऑर्डिनेट्स को अलग फाइलम में रखा गया है। अब हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं डिटेल में कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम, हैबिटेट, शेप और दूसरे सिस्टम जो है वो कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें ताकि मैं आगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के लिए जगह बना दूं। तो ये मैं रेस कर देता हूं अभी और हम देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को। तो सबसे पहले हम जो लफ्ज देखते हैं यहां पर वो है हमारे पास हैबिटेट। हैबिटेट की बात करें तो इनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हेमी कोऑर्डिनेट्स के वो सारे के सारे हमारे पास मैरीन हैं। उसके बाद बात करें इनकी शेप के बारे में तो इनकी जो शेप है वो हमारे पास कैसी है कि इनकी शेप सिलिंड्रिकल है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ईटा में, नीट में पूछे जा सकते हैं कि इनकी हैबिटेट क्या है, शेप कैसे, तो आपने ये ध्यान में रखनी है। तो इनकी शेप है सिलिंड्रिकल और इनकी जो शेप है वो वॉर्म लाइक होती है। तो एक पॉइंट सिलिंड्रिकल और दूसरा वॉर्म लाइक। वॉर्म लाइक क्यों होती है यानी वॉर्म की तरह की होती है क्योंकि जिस वक्त हम आगे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो शेप है वो एक तो सिलिंड्रिकल है और वॉर्म की तरह की है। इस वजह से हम इनको कहते हैं कि या ये सिलिंड्रिकल है या वॉर्म लाइक है। उसके बाद बात करें इनकी कुछ और बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो हमारे पास अनसेगमेंटेड बॉडी है। अनसेगमेंटेड यानी इनकी बॉडी के अंदर किसी किस्म के कोई भी सेगमेंट्स नहीं पाए जाते।
सेगमेंट्स नहीं पाए जाते। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास कि इनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड बॉडी है और सॉफ्ट बॉडी है, और इनकी बॉडी को 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है साइंटिस्ट ने, वो भी हम देख लेते हैं। 3 डिस्टिंक्ट रीजन है इसकी बॉडी के। एक है हमारे पास प्रोबिस्कस, प्रोबोसिस पढ़ते हैं, कोई प्रोबिस्कस पढ़ते हैं, अपने लफ्ज हैं, किसी तरह भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, प्रोबोसिस। दूसरा इनका जो रीजन है वो कॉलर। तीसरा जो इनका रीजन है वो है ट्रंक। अब यहां पर एक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज, वो भी आपके साथ में क्लियर करता जाऊं, यहां पर शेयर करूं कि जो ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन है इनके, इसमें पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स। तो आपने ध्यान में रखना है कि जिस वक्त हम स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, लेकिन यहां पर बताऊं तो ये जो ट्रंक वाला इनका रीजन है वो लार्जेस्ट पार्ट इनका रीजन माना जाता है, यानी हेमिकॉर्डेट्स का जो लार्जेस्ट पोर्शन है, पार्ट है, वो है हमारे पास ट्रंक रीजन। उसके बाद बात करें प्रोबोसिस और कॉलर की। प्रोबोसिस अपर मोस्ट रीजन ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स का होता है, जिसके अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो एक्सक्रीशन में मदद देते हैं, आगे चल के वो भी देखेंगे। और प्रोबोसिस को जो दूसरा नाम दिया जाता है वो है प्रोटोसोम, इनको प्रोटोसोम भी कहते हैं। ये जो दूसरे नाम मैं आपको बता रहा हूं ये भी पूछे जा सकते हैं, आपने इनको भी ध्यान में रखना है और इसको आपने ध्यान में रखना है। दूसरा जो कॉलर पोर्शन है, कॉलर को हम कहते हैं, दूसरा जो इसका नाम है वो है मीजोसोम, और जो ट्रंक रीजन है इसको हम मेटासोम भी कहते हैं। तो ये कुछ इनके नाम है दूसरे, आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। जिस वक्त अगर पूछे जाए मेटासोम का लफ्ज आए तो आपने समझ लेना है कि प्रोबोसिस की बात हो रही है। तो ये कुछ इनके दूसरे नाम थे। तो ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स के इनको जिनको साइंटिस्ट ने डिवाइड किया, एक प्रोबोसिस अपर मोस्ट पोर्शन, कॉलर मिडल में जो पोर्शन आता था जो प्रोबोसिस और ट्रंक को आपस में जोड़ने में, ज्वाइन करने में मदद देता है, और जो तीसरा रीजन है वो ट्रंक रीजन है जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स है। अब उसके बाद बात करें जनरल फीचर्स की, तो आप इसको भी नोट कर लें या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप मोबाइल से देखते हैं। मैं जरा साइड पर हो जाता हूं, तो चले आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, अब इसको रेज कर लेते हैं और आप इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें, हम सिमेट्री की बात करेंगे, जर्म लेयर्स की बात करेंगे और कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात देखते हैं वो है सिमेट्री की। तो सिमेट्री की बात करें तो इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है इनके अंदर, यानी एक ही प्लेन से हम इन ऑर्गेनिजम्स को 2 मुख्तलिफ यानी 2 सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है बायलैटरल सिमेट्री। अगर आपने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी इस लेक्चर की तो उसमें मैंने जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइन किया हुआ है। अब बायलैटरल सिमेट्री हेमिकॉर्डेट्स के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा बात करें रेडियल सिमेट्री की, या पीछे जो हमने पढ़े फाइलम्स उनके बारे में बात करें तो उनकी मैंने आपको सारों की सिमेट्री बताई थी, उसको थोड़ा रिकॉल कर देता हूं मैं यहाँ पर। तो रेडियल सिमेट्री जो है, रेडियल सिमेट्री वो हमारे पास पाई जाती है सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और अकाइनोडर्मेटा में। अकाइनोडर्मेटा में आपको पता है कि 2 तरह की हमारे पास सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल भी पाई जाती है और बायलैटरल भी पाई जाती है, लेकिन 2 मुख्तलिफ स्टेजेस पर। एक लार्वा स्टेज में पाई जाती है जबकि दूसरी अडल्ट स्टेजेस में पाई जाती है। लेकिन रेडियल सिमेट्री की अगर बात करें तो इन 3 फाइलम्स में टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और अकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है, जबकि और जितने भी अकाइनोडर्मेटा और इन तीनों के अलावा जितने भी फाइलम्स हैं उन सब के अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें जर्म लेयर्स की, तो ये इनके अंदर 3 किस्म की जर्म लेयर्स पाई जाती हैं और इनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक लफ्ज से जाहिर है, पता चल रहा है कि ट्रिप्लो मीन 3 और जबकि ब्लास्टिक मीन जर्म लेयर्स, यानी इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स बेसिक पाई जाती हैं। वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूं 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं। एक होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म और तीसरी होती है हमारे पास मीजोडर्म। तो ये 3 बेसिक लेयर इनके अंदर पाई जाती है। अब पिछले जो फाइलम हमने पढ़े उनको थोड़ा रिकॉल करें तो उनके मुताबिक अगर देखें तो हमारे पास जो प्लेटीहेल्मिन्थीज और उनके बाद जो आने वाले जितने भी फाइलम्स थे उन सब के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे पास पाई जाती है। तो यानी यहां पर अगर मैं आपको रिकॉल करूं उसको, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज
यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में प्लेटी लिख देता हूँ, और जितने भी उसके बाद आफ्टर प्लेटी एलिमेंथीज जितने भी फाइलम्स हैं वो उन सारों के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी पाई जाती है, यानी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, जबकि पोरीफेरा उसमें आ जाती है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी उसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं, एंडो और एक्टो, मेसोडर्म उनमें एब्सेंट होती है। तो ये कुछ हमने रिकॉल भी कर लिया और इनकी 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली। उसके बाद बात करें सिलोम की, सिलोमिक कैविटी की, तो इनके ये सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट का मतलब है कि इनके अंदर ट्रू सिलोमिक कैविटी पाई जाती है, सिलोमेट ट्रू सिलोमिक कैविटी पाई जाती है इनके अंदर। और दूसरे जो पीछे हमने फाइलम्स पढ़े उनको रिकॉल करें अगर, तो हमारे पास जो एस्केलमेंथीज से पहले जो जितने भी फाइलम्स थे उनके अंदर हमारे वो ई सिलोमेट्स थे, यानी यहां पर मैं लिखूं उसके बारे में, तो एस्केलमेंथीज जो फाइलम था उसके अंदर सूडोसिलोम पाया गया था, यानी फॉल्स सिलोमिक कैविटी पाई गई थी पहली दफा, सीडोसिलोम थे वो। जबकि उससे जो पहले जितने भी फाइलम्स थे एस्केलमेंथीज थे उनके अंदर वो सारे के सारे एसिलोमेट्स थे, यानी उनके अंदर कोई भी सिलोमिक कैविटी नहीं मौजूद थी। जबकि आगे हम बात करें एस्केलमेंथीज के बाद जितने भी फाइलम है, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स, इन सब के अंदर ट्रू सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। इस वजह से हम उनको कहते हैं सिलोमेट्स, यानी इनके अंदर एक ट्रू सिलोमिक कैविटी देखने को मिली थी। अब ये तो हो गया हमारे पास बेसिक। अब सिलोमेट्स की भी बात करें तो इनके अंदर एक स्पेशल किस्म की सिलोमिक कैविटी होती है और हम उसको कहते हैं एंटीरोसिलोमेट्स, एंटीरोसिलोम। एंटीरोसिलोम क्यों कहते हैं, यानी इनके अंदर जो सिलोमिक कैविटी पाई जाती है वो ओरिजिनेट करती है गट, प्रिमिटिव गट से। इस वजह से वो जो सिलोमिक कैविटी होती है उसको हम कहते हैं एंटीरोसिलोम। अब ये एंटीरोसिलोम है, इसके आगे से 3 मुख्तलिफ रीजन है, यानी रीजन की बेसिस पर हमने इस एंटीरोसिलोम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं साथ में ताकि वो पॉइंट भी क्लियर हो जाए। तो बात करें तो यहाँ पर 3 है हमारे पास इसके रीजन। सबसे पहला जो रीजन है वो है हमारे पास प्रोटोसील, दूसरा है हमारे पास मीजोसील, तीसरा जो रीजन है वो हमारे पास है वो यहां पर मैं लिख देता हूं साइड पर, या यहां पर ही मेटासील। तो ये 3 रीजन है, इसकी 3 टाइप्स हैं जिन बेसिस पर हमने एंटीरोसिलोम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहली है प्रोटोसील, दूसरी है मीजोसील और तीसरी है मेटासील। अब ये किस बेसिस पर किया है कि प्रोटोसील वो एंटीरोसिलोम या वो सिलोमिक कैविटी है जो प्रोबोसिस के अंदर पाई जाती है, प्रोबोसिस। मीजोसील वो रीजन की एंटीरोसिलोम है जो कि कॉलर रीजन में पाई जाती है, और तीसरी जो मेटासील है वो हमारे पास ट्रंक रीजन में पाई जाती है। तो ये 3 बेसिक रीजन है जिसकी बेसिस पर हमने एंटीरोसिलोम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो तीसरी जो पाई जाती है वो ट्रंक रीजन में पाई जाती है। तो ये तो बेसिक ये बात भी होगी। अब हमने कुछ इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखी, वो दोबारा से मैं आपके सामने रिवाइज कर देता हूं। बायलैटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी 3 जर्म्स पाई जाती हैं, सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमिक कैविटी कौन सी होती है, एंटीरोसिलोम होती है, यानी जो प्रिमिटिव गट्स के अंदर से निकलती है। उसको आगे 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, एक प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील। और उसके बाद हमने कुछ पीछे जो फाइलम पढ़े थे उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिवाइज किया, उसको भी दोबारा से देखा। अब उसके बाद बात करें इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इसको आप दोबारा से देख लें, नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके अगर आपको जहां से समझ नहीं आई आप रिवाइंड करके दोबारा से देख लें। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे यहां पर मैं इसको रेस करने लगा हूं। अब हम देखते हैं यहां पर इनके हैबिटेट को, सॉरी हैबिटेट हमने देख लिया, अब हम इसकी देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यहां पर मैं शॉर्ट ऑर्गेना लिख देता हूं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा पाया जाता है कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले फाइलम था हमारे पास जिसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया गया था, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले फाइलम्स की तो सेलुलर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो पोरीफेरा में देखने को मिला था, पी से मैं डिनोट कर देता हूं। उसके अलावा जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा में पाया गया था,
यानी जो टिश्यू लेवल था, टी से मैं टिश्यू पूरा ही लिख देता हूं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सिलेंट्रेटा सी से और टीनोफोरा में देखने को मिला था, जबकि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो हमारे पास जिन फाइलम में देखने को मिला था वो था प्लेटीहेलमिन्थेस। और उसके बाद जो हमारे पास जितने भी रेट्स पर प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स फाइलम्स आते हैं उन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था, यानी इनके अंदर कंप्लीट सिस्टम देखने को मिले थे जो मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे। तो ये आपने ये ध्यान में रखनी है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास पोरीफेरा में देखने को मिले थे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिले थे, जबकि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिन्थेस में देखने को मिले थे। उसके अलावा जितने भी फाइलम उसके बाद आते हैं उन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रिस्पायरेशन को। रिस्पायरेशन की बात करें तो इनके अंदर जो रिस्पायरेशन पाई जाती है वो थ्रू गिल्स होती है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनका जो हैबिटेट है वो क्या है कि ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि मैरीन वाटर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर हमें एक और पॉइंट मिलता है कि इनकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो थ्रू गिल्स होता है। और गिल्स के भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं गिल स्लिट्स को। गिल स्लिट के थ्रू इनकी रिस्पायरेशन होती है। और ये जो गिल स्लिट यहाँ पर स्ट्रक्चर है ये रिजेम्बलेंस रखता है कार्डेट्स के साथ, इसी वजह से इनको हम प्रो कार्डेट्स भी कहते हैं। यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके हेमी कार्डेट्स के ऑर्गेनिज्म के साथ अंदर ऐसी हैं जो कार्डेट्स से रिजेम्बलेंस रखती हैं, इसी वजह से इसके नाम के अंदर कार्डेट्स लफ्ज़ यूज़ किया गया है। तो ये गिल स्लिट्स कार्डेट्स के अंदर भी पाई जाती हैं जो रिस्पायरेशन को करती है, और हेमी कार्डेट्स के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाई जाती है। और ये गिल स्लिट्स कहाँ पर मौजूद होती हैं? ये फेरिंक्स वाले रीजन में मौजूद होती हैं, फेरिंक्स। अब बात करें उसके बाद तो हमारे पास आगे आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहां पर मैं इसको रेज कर देता हूं। सर्कुलेटरी सिस्टम मैं सी सिर्फ लिख देता हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो हमने ट्रिक भी देखनी है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो नहीं होती। लेकिन आगे जाके मैं बताऊंगा जिस वक्त इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं तो इनके अंदर हमारे पास डॉर्सल हार्ट पाया जाता है। डॉर्सल हार्ट, डॉर्सल साइड पर एक हार्ट पाया जाता है जिससे दो आगे वेसल्स निकलती हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। डॉर्सल हेड है और एक डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स पाई जाती हैं जो ब्लड को पंप करती हैं थ्रू आउट द रीजन। यानी इन वेसल से आगे कोई भी आर्टरीज या वेन नहीं होती जो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए ब्लड ले जाएं, बल्कि ये एक कैविटी में अपने इस ब्लड को सिक्रीट कर देती हैं और वहाँ से वो मुख्तलिफ सेल्स में चला जाता है। तो इनके अंदर जो डॉर्सल वेसल है वो भी होती है और वेंट्रल वेसल होती है। ये दो वेसल सिर्फ होती हैं जिनके थ्रू ये डॉर्सल जो हार्ट है ब्लड को पंप करता है। और इस वजह से इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं कि इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब डॉर्सल और वेंट्रल की बात करें, अब ये हमारे पास एक यहाँ पर आप इस मार्कर को देखें तो ये जो ऊपर वाली साइड है ये इसकी डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है, यानी एक नर्व यहाँ वेसल ऊपर से आती है और एक नीचे से जो ब्लड को लेके जाती है। तो डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स इनके अंदर देखने को मिली। उसके बाद बात करें इनके अंदर जो ब्लड पाया जाता है तो ब्लड इनका कलरलेस होता है। ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमंस के अंदर ब्लड है उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन सा कलर है। वो किस वजह से है कि हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो उसको रेड कलर देता है, उसके अंदर आयरन मौजूद होता है। लेकिन इनका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता क्योंकि इनके अंदर किसी किस्म का कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता जो उसको कलर दे। और इनके अंदर कोई भी कॉर्पसल्स जैसे स्ट्रक्चर्स भी नहीं पाए जाते, यानी इनके ब्लड के अंदर कॉर्पसल्स भी नहीं होते और ये कलरलेस होता है क्योंकि रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। तो ये बेसिक बात भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल की इनकी बात करें, डाइजेशन की बात करें
तो इनके अंदर जो डाइजेशन है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो कंप्लीट किस्म की होती है, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है। क्योंकि आगे मैं अभी स्ट्रक्चर भी ड्रा करूंगा और उसको कंप्लीट डायग्राम से हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कंप्लीट इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर एनएस लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है और प्रोबोसिस की सूरत में एक अपर मोस्ट माउथ का शेप भी होता है, प्रोबोसिस। तो इस वजह से इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेशन का सिस्टम है वो कंप्लीट किस्म का पाया जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो आगे हम बात करें मूवमेंट की, तो इनकी जो बॉडी मूवमेंट है वो स्लो होती है। मूवमेंट की बात करें तो वो स्लो होती है, यानी स्लोली ये मूव करते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। और दूसरा, इनके अंदर किसी किस्म का लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाया जाता, नो लोकोमोटरी आर्गन, यानी लो लोकोमोटरी आर्गन, किसी किस्म का कोई भी आर्गन नहीं पाया जाता जो इनकी मूवमेंट में मदद दे। उसके बाद बात करें फूड की, तो इनके अंदर जो फूड ये लेते हैं वो कैसा होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेक्ट करते हैं, अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं और उससे ये अपनी खुराक हासिल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो इनकी एपिडर्मिस एक लेयर पाई जाती है आउटर बॉडी पर, और वो एपिडर्मिस के ऊपर सिलिया मौजूद होते हैं। सिलिया आपको पता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इनके फूड कैप्चरिंग में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करने में, उनको इंटैक्ट करने में, अपनी बॉडी के अंदर ले जाने में मदद देते हैं। तो ये जो इनका फूड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किस तरह से लेते हैं, सिलिया की मदद से लेते हैं, जो कि एपिडर्मिस पर मौजूद होती है। उसके बाद बात करें रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरह से होती है, उसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक भी लेके आया हूं। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के लिए ट्रिक है मेरे पास, वो भी आपको बताता हूं। रिप्रोडक्शन यानी ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन पाई जाती है उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, वो ट्रिक है SISE, यानी साइज। ये साइज लफ्ज आपने याद रखना है, इसकी मदद से आप इनके अंदर रिप्रोडक्शन को जान लेंगे। तो एस से बनता है हमारे पास, इसको साथ में मिलाते जाएं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद बात करें आई से, तो इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का आपको पता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यह है कि इनके अंदर लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं, इनके अंदर लार्वा देखने को मिलता है। अब लार्वा की बात करें तो इनके अंदर जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है लार्वा, और ये जो लार्वा होता है इनके अंदर वो होता है हमारे पास टॉर्नेरिया। टॉर्नेरिया लार्वा इनके अंदर मौजूद होता है जो कि फ्री स्विमिंग होता है। अब ये टॉर्नेरिया जो लार्वा है, ये नाम आपने ध्यान में रखना है। जितने भी हमने फाइलम पढ़े जिनके अंदर भी लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है, उनकी जो लार्वा के नाम है वो आपने जरूर ध्यान में रखने हैं। और ये भी हमारे पास एक MCQs है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं उनके अंदर जो लार्वा पाया जाता है वो टॉर्नेरिया लार्वा होता है, और ये फ्री स्विमिंग होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह स्विम कर सकता है। क्योंकि ये वाटर के अंदर मौजूद होते हैं तो इनके अंदर स्विमिंग कैपेबिलिटी एबिलिटी होती है, जो कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। उसके बाद बात करें इस एस की, तो इस एस से मतलब जो बनता है इनका, तो वो ये है कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। और दूसरी बात यह है कि ये डायोशियस होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब बात करें सेक्सेस आर सेपरेट, इसका क्या मतलब है कि यानी फीमेल और मेल के जो सेक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। उसके बाद बात करें ई से, सो ई से क्या बनता है, ई से बनता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, यानी फीमेल की बॉडी से बाहर होती है, वाटर के अंदर होती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि किस ट्रिक की मदद से आप ये मालूम कर सकते हैं कि किस फाइलम के अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है। तो वो ट्रिक भी मैं यहाँ पर आपको ऊपर बता देता हूँ। वो क्या है कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, वो ये थी सी हीमास अकाइनोस। तो ये हमारे पास ट्रिक है
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को मालूम करने के लिए। सी से बनता है सिलेंड्रेटा, इस सी से बनता है टीनोफोरा, हेमीस से बनता है हेमिकॉर्डेटा और काइनो से बनता है काइनोडर्मेटा। यानी ये जो 4 फाइलम है इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, जबकि इसके अलावा जितने भी फाइलम हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होती बल्कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो ये ट्रिक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर या काइनोस्टर्मेटा के अंदर या किसी फाइलम के बारे में पूछा जाए कि उनके अंदर किस तरह की फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, तो आपको ये ट्रिक मालूम होनी चाहिए कि सी हीमास अकाइनोस। इस ट्रिक की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 4 फाइलम्स हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, जबकि इसके अलावा जितने भी फाइलम्स हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। तो ये ट्रिक भी आपने 2 ट्रिक्स ध्यान में रखनी है, एक ये साइज ट्रिक जो रिप्रोडक्शन के लिए है और सी हीमास अकाइनोस जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए है। तो यहां पर ये रिप्रोडक्शन भी सिस्टम भी इनका कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम किस तरह से होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो इनका नर्वस सिस्टम है डिफ्यूज और प्रिमिटिव टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है? डिफ्यूज होता है और प्रिमिटिव टाइप का होता है, और ये लेस इंटेलिजेंट होते हैं देन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्योंकि एक नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा था तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट, जबकि ये हेमिकॉर्डेट्स के जो मेंबर हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनके अंदर डिफ्यूज और प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है और इनकी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो कम है। बात करें तो इनके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है जो नर्वस सिस्टम में, वो नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं और डॉर्सल नर्व कॉर्ड्स भी पाए जाते हैं जो इनके नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। यानी नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स पाए जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास पाए जाते हैं नर्व फाइबर्स जो नर्वस सिस्टम के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हो गया इनका नर्वस सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल्स की और फिर हम इसकी आखिर में डायग्राम देखेंगे और इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपको चीज़ बताऊं वो डिटेल में बताऊं ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम इनकी बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, या उससे पहले बॉडी वॉल को देख लेते हैं। बॉडी वॉल की बात करें तो इनकी जो बॉडी वॉल है वो किस तरह से होती है कि इनकी, मैंने आपको बताया, ये दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि सबसे बाहर जो आउटर वॉल होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके बाद डर्मिस होती है, फिर हमारे पास आती है डर्मिस के बाद सिलोम पे बाद गट आती है और गट के बाद गट कैविटी आती है। तो इस तरह से इनकी जो वॉल्स हैं वो तरतीब दी होती हैं। तो इनके अंदर जो एपिडर्मिस है वो आउटर लेयर होती है, यानी एपिडर्मिस आउटर लेयर है जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, सिंगल लेयर जो इनकी आउटर लेयर है। और उसके बाद बात करें एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस है इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीशन में मदद देते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स। और इसके बाद जो एपिडर्मिस के बाद लेयर आती है वो डर्मिस होती है जो इनके अंदर एब्सेंट होती है। तो डर्मिस इनके अंदर एब्सेंट होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिजम्स के या फाइलम के अंदर नहीं होता वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके अंदर डर्मिस लेयर पाई जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर किसी किस्म की कोई भी डर्मिस लेयर नहीं पाई जाती, जबकि सिलोम इसके बाद आती है, डर्मिस के बाद सिलोमिक कैविटी या सिलोम आती है। तो सिलोम आपको पता है कि इनके अंदर एंटीरो सिलोम पाया जाता है, उसके बाद इनके अंदर गट भी पाई जाती है और गट कैविटी भी होती है। तो ये कुछ इनकी बॉडी वॉल्स के बारे में था कि इनके अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर, वो है हमारे पास एपिडर्मिस। उसके बाद बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल की बात करें तो इनके अंदर जो एग्जाम्पल होती है, एग्जाम्पल देख लेते हैं आप इसकी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इनकी आती है ब्लैनो ग्लोसिस और दूसरी आती है हमारे पास सैकोग्लोसिस। ये 2 एग्जाम्पल्स इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हेमिकॉर्डेट्स के तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इन दोनों एग्जाम्पल्स को, या दोनों जो स्पीशीज हैं, इनको हम
टंग वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी का वो टंग लाइक होता है, इस वजह से हम इनको टंग वॉर्म भी कहते हैं। अगर इनका दूसरा नाम पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनको हम टंग वॉर्म या अकॉर्न वॉर्म भी कहते हैं। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स थी। अब जल्दी से हम यहाँ पर इसी डायग्राम देख लेते हैं और इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। जो ट्रिक है मैंने आपसे वादा किया हुआ है, इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर डायग्राम्स को देखना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इनका ये ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं। ये प्रोबोसिस जो माउथ का स्ट्रक्चर देता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं प्रोबोसिस। और इस प्रोबोसिस के अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड्स जो रिस्पायरेशन की एक्सक्रीटरी सिस्टम में मदद देते हैं, यानी इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किसके थ्रू होता है, वो प्रोबोसिस ग्लैंड से मदद होता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि इनके अंदर एनस भी पाया जाता है तो एक्सक्रीशन वहां से होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि डाइजेस्टिव और एक्सक्रीशन में दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एनस पाया जाता है और उस फंक्शन को परफॉर्म करता है, क्योंकि जिस डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो उनके अंदर जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो थ्रू एनस बॉडी से बाहर निकल जाता है। जबकि प्रोबोसिस ग्लैंड क्या करते हैं एक्सक्रीशन में, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिसके अंदर कोई भी जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे जो वेस्ट बनते हैं उनको एक्सक्रीट करने के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बात करें तो यहां पर इनका कॉलर रीजन आता है। ये कॉलर रीजन है जो इनको ट्रंक रीजन से जोड़ता है, तो ये इनका ट्रंक रीजन है। ये इनका ट्रंक रीजन है। यहां पर डायग्राम में रफ सी आपको बता रहा हूं सिर्फ, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। तो ये जो रीजन है इनका वो कॉलर रीजन है, कॉलर मिडल रीजन है, जिसको हम मीजोसोम भी कहते हैं, इसको हम प्रोटोसोम भी कहते हैं। और ये जो रीजन है लार्जेस्ट रीजन इनकी बॉडी का वो है ट्रंक। आप देख सकते हैं कि ये इन दो रीजन से ये लॉन्गेस्ट रीजन है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दी हेमिकॉर्डेट्स है। और जबकि ये जो हिस्सा है ये इसका एनस है, जिसके थ्रू ये डाइजेस्टिव जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब यहां पर ये जो रीजन है इसको हम फेरिंक्स वाला रीजन कहते हैं, फेरिंक्स। और इनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और इनके अंदर यहां पर आपको पता है कि गिल स्लिट्स भी पाई जाती हैं और गिल्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म देते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर इसको हम कहते हैं जेनिटल विंग्स। जेनिटल विंग्स के अंदर क्या होता है कि गोनैड्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि इनके सेक्सेस सेपरेट हैं, तो इनके अंदर गोनैड्स पाए जाते हैं जो कि फीमेल और आगे जाकर मेल ऑर्गन्स बनाते हैं और वो आगे जाकर फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इन जेनिटल विंग्स के अंदर वो गोनैड्स पाई जाती हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं तो ये आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नजर आएगा और वार्म लाइक नजर आएगा। इसी वजह से इन हेमिकॉर्डेट्स को हम कहते हैं कि ये वार्म लाइक या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो ये पूरा लेक्चर था जिसके में हमने देखा हेमिकॉर्डेट्स को। उसमें मैं आपको बताऊं हमने हैबिटेट के बारे में बात की, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की। जितने भी सिस्टम थे वो सब देखे, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा जिसमें बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह हम ये करेंगे अपनी इस चैनल पर कि हफ्ते में एक दफ़ा हम ऐसे आपके सामने फेस रिवील करके एक वीडियो बनाएं। उसके अलावा हम वैसे ही जैसे वीडियो डालते हैं उस तरह से ही डालते रहेंगे। तो आज हेमिकॉर्डेट्स का हमने टॉपिक पढ़ा कंप्लीट। इंशाल्लाह जो इसकी ट्रिक है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसकी मदद से आप जितने भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको याद कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए ज़रूर और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस लेक्चर से फ़ायदा हो और वो भी आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकें। और इसको शेयर कर दें फेसबुक ग्रुप पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।